अमित बघेल, राधे राधे। शिवम, नवनीत शुक्ला, खुश रहो बेटा। विवेकानंद सिंह, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है दो बलों का परिणामी देख रहे थे, रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना हम लोग सीख रहे थे। अधिकतम परिणामी कब होगा, न्यूनतम परिणामी कब होता है, लंबवत परिणामी के लिए क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था, आप सभी को याद भी होगा सारी चीजें कि अधिकतम परिणामी के लिए क्या करते थे, दोनों बलों को जोड़ देते थे। अधिकतम परिणामी के लिए दोनों बलों को जोड़ते थे, कितने कोण होना चाहिए, अधिकतम परिणामी के लिए कोण 0 अंश होना चाहिए। न्यूनतम परिणामी कैसे निकालते हैं, F1 - F2। और बलों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 180 अंश। अगर दो समान बल जो है, हमने बताया था समान बल थीटा बराबर 90 डिग्री पे काम करें। अगर दो समान बल जो है थीटा बराबर 90 डिग्री पर हो, इनका परिणामी बताया था कि F√2 हो जाता है। कितना हो जाता है, F√2, सबको पता होगा ये F√2 हो जाता है। ठीक है, रविशंकर, लकी गोस्वामी, अभिषेक यादव, स्वागत है सभी का, सभी को नमस्ते। ठीक है, और F और F परिमाण के अगर दो बल हैं और उनके बीच का कोण अगर 60 अंश बच्चों, तो हमने बताया था परिणामी बल होता है F√3, अगर आप सभी को याद हो। और F और F परिमाण के दो बल हों, अगर वो थीटा बराबर 120 अंश के कोण पर है, काम करते हैं, तो उनका परिणामी क्या होता है, F होता है। इतनी बात हमने आप लोगों को बताया था। अब किसी बल के, आज हम लोग देखना चाहेंगे किसी बल का कंपोनेंट कैसे करेंगे, बल के घटक। ठीक है, किसी बल के घटक, ठीक है, बल को वियोजित करना, बल का वियोजन, वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। बल का वियोजन जानेंगे, वियोजन क्या होता है, बल का वियोजन का मतलब तोड़ना, किसे, बल को। तो बल एक सदिश राशि है, आप सभी को पता है। यहां पर बच्चों मान लो ये x अक्ष है और ये मान लो y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये कोई भी बल है F। ठीक है, ये कोई बल है क्षैतिज से बच्चों, ये थीटा के कोण पर काम कर रहा है। ये बल क्षैतिज से कितने कोण पर लग रहा है, अनुराग दत्त गुड आफ्टरनून, दिशा गुप्ता गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हम लोग देखने चल रहे हैं, बल का वियोजन। बल का वियोजन का मतलब होता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब होता है बल को तोड़ना। ठीक है, मान लो कोई बल है F जो कि क्षैतिज से, इसको बच्चों बोलते हैं क्षैतिज, इसको, इस दिशा को क्या बोलते हैं, इसे क्षैतिज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इसे बच्चों ऊर्ध्वाधर, इसे वर्टिकल कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ये वर्टिकल दिशा है, ऊर्ध्वाधर, और इसको हम लोग क्षैतिज दिशा कहते हैं। इस बल के दो घटक होते हैं बच्चों, एक क्षैतिज घटक होता है। अगर इस बल को तोड़ना चाहें, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक क्षैतिज दिशा में एक टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, एक टुकड़ा क्षैतिज दिशा में होगा और एक टुकड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। ठीक है, ध्यान से सुने सभी लोग, एक टुकड़ा क्षैतिज दिशा में होगा, जो क्षैतिज घटक होता है बच्चों F, लिखते हैं F, और ये थीटा कोण इधर दिख रहा है, यहाँ पर जिधर कोण दिख रहा है उधर कॉस होता है, F cos थीटा, और इधर कोण नहीं दिया गया है, थीटा इधर दिया गया, इधर वाला जो टुकड़ा होगा ऊर्ध्वाधर वाला, F sin थीटा हो जाएगा। तो बल के बच्चों दो घटक होते हैं। यदि बल क्षैतिज से थीटा कोण बनाए, यदि बल क्षैतिज से थीटा कोण निर्मित करे, यदि बल थीटा कोण निर्मित करता है, क्षैतिज से निर्मित करे, तो बच्चों इसके जो बल के घटक, तो बल के दो घटक क्या क्या होंगे। बल के घटक में अगर हम बात करें, घटक का मतलब जो तोड़ने के बाद हमें हिस्से मिले, पहला जो घटक होगा बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक बोलते हैं। क्षैतिज घटक होता है F cos थीटा। अगर आपको क्षैतिज घटक बताना हो तो F cos थीटा हो जाएगा। दूसरा अगर वर्टिकल कंपोनेंट बताना हो, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक बच्चों हो जाएगा F sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा F sin थीटा। याद कैसे रखोगे आप लोग, याद रखने का, किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या, जल्दी से बताएं। साउंड क्लियर है सभी को, किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताएं। आवाज पहुंच रही है आप सभी तक हमारी, अगर साउंड पहुंच रही है तो यस लिखो, जल्दी से यस लिखें। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियर तो यस लिखें। शिवम, हाँ आपका कमेंट आ रहा, आपका कमेंट आ रहा, ठीक है, आपका कमेंट आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो हमारी बात को ध्यान से समझना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये बच्चों ऊर्ध्वाधर होता है, जो y अक्ष इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और जो x अक्ष इसको क्षैतिज बोलते हैं। x अक्ष की दिशा क्षैतिज दिशा होती है और y अक्ष की दिशा जो होती है ऊर्ध्वाधर दिशा होती है। ठीक है, कोई भी बल है F, वो क्षैतिज से, कोई भी बल F है क्षैतिज से कितना कोण बना रहा, थीटा। तो इसके जो है, इसका जब ये क्षैतिज से कोण दिया गया हो, तो क्षैतिज वाला घटक इसका जो होगा cos थीटा हो जाएगा, क्षैतिज वाला जो घटक होगा cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ कोण देखो नहीं दिया गया, यहाँ कोण नहीं दिया गया, ये ऊर्ध्वाधर वाला घटक जो होगा F sin थीटा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक। विमल बेटा जो बता दिया जाएगा, सब बता दिया जाएगा,
वैसे ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपके लिए, है ना, ये बोर्ड परीक्षा का सवाल है, ये आपके कंपटीशन के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, जैसा कि आप करना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, केवल परिणामी ही पूछा जाता है, तो आप परेशान ना हो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। गोपाल पटेल आपका कमेंट आ रहा है, ध्यान दें। तो जब बच्चों जो बल कोण बनाता है, अगर 36 से कोण बनाता है थीटा, अगर बल F 36 से थीटा कोण बनाता है तो 36 घटक होगा F cos थीटा, या cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर वाला होगा F sin थीटा। अब इसी का देखो दूसरी कंडीशन, अगर बच्चों बल F ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाए, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाए, अगर ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाए तब देखो क्या होगा। जैसे मान लो ये क्षैतिज है और ये जो है ऊर्ध्वाधर है, ये बल है और ये वाला कोण ऊर्ध्वाधर से दिया गया, बल F जो है ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा बना रहा है। अब इसे क्या दो, कमेंट आ रहा, कमेंट के चक्कर में ना रहो, पढ़ो ध्यान से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट पढ़वाना चाहते हैं, आप कमेंट पढ़वाना चाह रहे हो या पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, यहां पर सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना। देखो ये बल F है, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा, तो अब की बार ऊर्ध्वाधर घटक, ये वो ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा, अब की बार ऊर्ध्व घटक ये cos थीटा हो जाएगा। ध्यान रखना, जिधर कोण बनता है उधर cos थीटा होता है, कुल मिलाकर के ये सब, जिधर ये कोण बनता है उधर cos थीटा होता है, और इधर कोण नहीं दिया गया तो ये क्षैतिज घटक जो हो जाएगा ये आप sin थीटा। ये नहीं कि हमेशा याद रखो कि क्षैतिज में हमेशा cos थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर में जो है sin थीटा होता है, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड ये करता है बच्चों कि थीटा कहां दिया गया। अगर थीटा यहां दिया होता तो क्षैतिज वाला cos थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर वाला sin थीटा हो जाता, और अगर यहां पर थीटा दिया गया तो ऊर्ध्वाधर वाला cos थीटा हो जाएगा, क्षैतिज वाला sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया होगा सभी को। तो हमने दोनों पॉइंट बता दिया। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है 10 न्यूटन का एक बल क्षैतिज से 60 अंश का कोण, 60 अंश का कोण, ध्यान दें सभी लोग, बातचीत ना करें, ठीक है। बार बार जो है आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा नहीं है। कमेंट आप जो है जब हम कहें तभी करें, कमेंट हमेशा नहीं करना आपको, ठीक है। 10 न्यूटन का एक बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर कार्य करता है तो इसका ऊर्ध्व घटक होगा, पहला ऑप्शन है 5 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 5√2 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 5√3 न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से आंसर, इनमें से कोई नहीं, ऐसे एग्जाम में आएगा। ठीक है, जल्दी बताएं, सारे लोग बताएं जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं। आदित्य विश्वकर्मा सी बता रहे हैं, सोहिल ए बता रहे हैं, आदित्य विश्वकर्मा अलग ऑप्शन है, अर्पित सी बता रहे हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर दिख रहा है, जल्दी बताएं फटाफट। प्रियांशु जो है ए ऑप्शन बता रहे हैं 5 न्यूटन, बाकी लोग बताएं भाई, सभी लोग, सारे लोग बताएं, सभी विद्यार्थी बताएंगे। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अभी हमने थ्योरी बताया आप लोगों को, अगर आप लोगों को थ्योरी पता हो, हमने कहा कि 10 न्यूटन का एक बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर काम करता है। देखो 10 न्यूटन का एक बल, ये क्षैतिज होता है एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर होता है। ये 10 न्यूटन का बल है, क्षैतिज से कोण दिया गया, थीटा बराबर कितना 60 अंश, क्षैतिज से 60 अंश कोण दिया गया। बताएं भाई सभी लोग, कुछ लोग ये बता रहे हैं। रिया गुप्ता, वेरी गुड, रिया गुप्ता ने सॉल्व करके बाकायदा डायग्राम बना के भेज दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। काफी लोगों ने सही बताया है। देखो हमें क्षैतिज घटक बताना है, सॉरी ऊर्ध्वाधर घटक बताना है, ये वाला बताना है। अगर ये बताना होता ये अब cos थीटा, क्योंकि ये थीटा यहां पर दिया गया तो 10 cos 60 हो जाता। ये नहीं बताना है हमें, ये वाला कंपोनेंट बताना है, ये वाला 10 sin 60, 10 sin 60 अंश, तो 10 sin 60 अंश का मान √3/2, 2 1 के 2, 2 5 10, कितना आएगा 5√3, 5√3 आ जाएगा। विकल्प नंबर सी जितने लोगों ने बताया बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नोट्स आप लोग बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छी बात है, नोट्स भी बनाते चले साथ साथ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सभी को। ऐसे क्वेश्चन और लिख रहे हैं, देखो 7 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 30 अंश कोण बनाता है
30 अंश कोण बनाता है। इसका क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक, जल्दी बताएं सभी लोग, इसका क्षैतिज घटक होगा, इसका क्षैतिज घटक होगा 7√2 न्यूटन, 7√3/2 न्यूटन, 3.5 न्यूटन। चौथा आंकड़े अपर्याप्त हैं, जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। 7 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 30 अंश कोण पर बनाता है, 30 अंश कोण बनाता है, इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, जल्दी बताएं। हर्ष शर्मा ने सॉल्व कर दिया है, ये तो अभी पिछले क्वेश्चन कर रहे हो, ये क्वेश्चन बताओ भाई। शाहरुख सिद्दीकी ने बताया 3.5 न्यूटन, नवनीत शुक्ला ने सी ऑप्शन बताया, और भाई सभी लोग बताएं फटाफट, सारे लोग बताएं। नमन जैन ने सी बताया है, अभिषेक ने सी बताया है, ठीक है, वीरू यादव ने सी बताया, बाकी सभी लोग करें फटाफट आंसर दें। सोनू पाल ने भी बता दिया, कैसे भाई बी आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये क्षैतिज होता है और ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये क्षैतिज है ऊर्ध्वाधर है, और 7 न्यूटन का ये बल है, ये 7 न्यूटन का बल है, ऊर्ध्वाधर से 30 अंश कोण ये दिया गया है, इधर वाला cos थीटा होता है, इधर वाला sin थीटा, इधर कोण नहीं दिया है, तो 7 sin 30 अंश हो जाएगा, 7 sin 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि हमें क्षैतिज घटक बताना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो sin 30, 7 गुणे sin 30 का मान 1/2, 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5 न्यूटन, 7/2 का मतलब 3.5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने लोगों ने सी बताया बिल्कुल सही है। केपी मौर्य आपका गलत है, यहाँ पर देखो शिवम बी ऑप्शन गलत बता रहे हो, ठीक है, विमल शर्मा का ठीक है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। शिशिर का बिल्कुल गलत हो गया है, आपने समझा नहीं बात को हमारा, हमने बताया है जिधर कोण दिया गया हो उधर का घटक cos थीटा होता है, इधर कोण दिया गया इधर cos थीटा, 7 cos थीटा cos 30 हो जाएगा, इधर कोण लिखा ही नहीं है, इधर 7 sin 30 हो जाएगा, है ना, sin 30 1/2 7/2 3.5 हो जाएगा, हमें क्षैतिज घटक बताना था। देखो cos किधर होगा sin किधर होगा डिपेंड करता है कोण किधर है, कोण इधर है इधर cos होता है, कोण इधर होगा इधर cos होता है, जब इधर ये cos है इधर ये sin हो जाएगा, इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। शिवम तिवारी गलत है बेटा गलत, यहाँ पर पहले ध्यान से समझ लो हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कोण ऊर्ध्वाधर से दिया गया, देखो 7 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से, 7 न्यूटन का बल ऊर्ध्वाधर से 30 अंश का कोण बनाता है, इसका एक घटक इधर जाएगा एक घटक इधर जाएगा, इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जिधर कोण दिया गया उधर cos 7 cos 30 हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 7 sin 30, 7 sin 30 का मान 1/2, यही हमें क्षैतिज घटक बताना है, ठीक है। ऋतिक बेटा कोई बात नहीं, आप आंसर बता दीजिए, ठीक है, आपका कमेंट ऊपर चला गया ना इसलिए देख नहीं कर पा रहे। रिया गुप्ता आपका कमेंट शो कर रहा है, आपका कमेंट शो कर रहा है, हमने देख लिया, सही है आपका, ठीक है। इतना बात सबको समझ में आ गया होगा कि भाई अधिकतम परिणामी कैसे निकालेंगे, न्यूनतम परिणामी कैसे निकालेंगे, ठीक है, किस अवस्था में अधिकतम परिणामी होता है, किस अवस्था में जो है न्यूनतम परिणामी होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रोहित कुमार ठीक है, आपका आंसर सही है, हमको सही है। श्याम जी आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है, चलिए। विकास विकास बेटा आपका कमेंट आ रहा है, देख पा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हो। अब एक चीज और बच्चों समझना है, गुरुत्व क्या चीज होता है। सबसे पहले समझ लो गुरुत्व क्या है। गुरुत्व का मतलब होता है बच्चों ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्व। गुरुत्व बच्चों एक प्रकार का बल है, गुरुत्व एक प्रकार का बल है, ठीक है, जिस बल से पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। किसी वस्तु को हम चाहे ऊपर की ओर फेंक दें तो भी एक अधिकतम ऊंचाई तक जाकर के वापस आती है, या किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ दें, किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ देंगे तब भी वो धरातल की ओर आएगी। तो पृथ्वी के अंदर एक पावर है, एक अट्रैक्शन है, पृथ्वी का एक स्वभाव है जो सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। जिस बल से खींचती है पृथ्वी वस्तुओं को उसे बोलते हैं गुरुत्व। गुरुत्व वह बल है, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्व वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस बल द्वारा पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगी उसी बल का नाम है, उसे गुरुत्व कहते हैं। और गुरुत्व बल वास्तव में वस्तु के भार के बराबर होता है। गुरुत्व बल बराबर होता है वस्तु का भार। किसी वस्तु का भार जो होता है उसे ही कहते हैं गुरुत्व बल। जो वस्तु का भार होता है वेट ऑफ बॉडी, जो वस्तु का वेट होता है बच्चों भार, ठीक है, कोई भी वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी, जिस वस्तु का वजन ज्यादा होगा वो वस्तु ज्यादा बल से आकर्षित की जाएगी पृथ्वी द्वारा, ठीक है। तो वस्तु का भार ही गुरुत्व बल के बराबर होता है, वस्तु का भार ही गुरुत्व बल के बराबर होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वस्तु का भार ही गुरुत्व बल होता है और जिस बल से पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगी उसी बल का नाम है गुरुत्व। उसे बल का नाम क्या है? गुरुत्व है। गुरुत्व क्या है? वह बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगी उसी बल का नाम गुरुत्व है। और गुरुत्व जो होता है वस्तु के भार के बराबर होता है।
ठीक है। भार अगर पूछा जाए क्या है, तो भार एक बल है। भार एक क्या है, बल है। कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। मात्रक क्या होगा, कहोगे न्यूटन होगा। एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन। भार न्यूटन में रहेगा। भार एक प्रकार का बल है जो कि सदिश राशि है, जिसका एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन भी कह सकते हो। ठीक है। भार का बच्चों सूत्र देखो, भार W बराबर होता है यम गुणे जी, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। W बराबर mg होता है। ठीक है, ये होगा द्रव्यमान, m का मतलब होता है द्रव्यमान और g का मतलब बच्चों गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। भार W बराबर होता है mg। भार W बराबर क्या होता है, mg होता है। वेट W जो है m into g के बराबर होता है। g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। g का मतलब है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या इसे कहते हैं गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण। ठीक है। कभी कभी इसी का मात्रक पूछ लिया जाता है। इसका मात्रक क्या होगा, जो त्वरण का मात्रक होगा वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी कभी इसका विमा पूछ लेता है कि भाई गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होगी, जो त्वरण की होती है वही गुरुत्वीय त्वरण की LT-2। LT-2 डायमेंशन हो जाएगा, LT-2 जो है विमा सूत्र हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा कि भाई भार एक प्रकार का बल है। बल होती सदिश राशि, इसलिए भार भी सदिश राशि। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता तो भार भी न्यूटन में मापा जाएगा। ठीक है। भार का जो सूत्र होता है W बराबर mg होता है। बच्चों m का मतलब द्रव्यमान है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, कहीं पर भी ले जाओ, किसी वस्तु को किसी भी जगह ले जाओ, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वस्तु का भार, वजन उसका प्लेस टू प्लेस बदलता है। अलग अलग स्थान पर वस्तु का भार अलग अलग, कहीं कहीं वस्तु ज्यादा भारी महसूस होती है, कहीं कहीं वही वस्तु कम भारी महसूस होती है, क्योंकि भार का जो सूत्र होता है m into g होता है। m इज कांस्टेंट एवरीवेयर, जो द्रव्यमान m है वो स्थिर रहता है हर जगह, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। g का मान बदलने से जो है भार बदल जाता है, और जो g होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। और कभी कभी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक पूछा जाता है, विमीय सूत्र पूछा जाता है। तो जो त्वरण का मात्रक और विमा सूत्र होगा वही गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक और विमा सूत्र होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट कंफ्यूजन में ना रहना कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो वही जो त्वरण का होता है। गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का त्वरण है, तो जो मात्रक विमा त्वरण का वही गुरुत्वीय त्वरण का। इतना बात समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब जैसे मान लो बच्चों ये है, ये कोई वस्तु है। ठीक है। इसका कुल द्रव्यमान m है, इसका कुल द्रव्यमान m है। ठीक है। अब अगर इसको हम देखें अगर द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी द्वारा इस पर आकर्षण बल क्या लगेगा, mg। आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल इस वस्तु के जिस बिंदु पे काम करेगा, पृथ्वी जो है इस वस्तु पर आकर्षण बल लगाएगी, जो गुरुत्व बल कहलाएगा, वही गुरुत्व बल इस वस्तु के भार के बराबर होगा। वही गुरुत्व बल इस वस्तु के भार के बराबर होगा। ये कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है, यम द्रव्यमान की वस्तु है जिस पर पृथ्वी का आकर्षण बल लगेगा, जिसे गुरुत्व कहते हैं। और जो गुरुत्व बल काम करेगा वो वस्तु के भार के बराबर होगा। और वस्तु का भार यानी गुरुत्व बल वस्तु में जिस बिंदु पे काम करेगा, ये देखो, किसी भी वस्तु का भार वस्तु पर जिस बिंदु पर काम करता है उसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र। इसे क्या बोलते हैं, इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसे गुरुत्व केंद्र के नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों को लिखना है गुरुत्व केंद्र के बारे में। गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। किसी वस्तु का भार जिस बिंदु पर कार्य करता है, किसी वस्तु का भार जिस बिंदु पर कार्य करता है, भार एक बल होता है। किसी वस्तु का भार जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो लिखो, लिख लेना जरा, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार, लिखो, किसी वस्तु का भार जिस बिंदु पर कार्य करता है, जिस बिंदु पर कार्य करता है, कार्य करता है, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। कोई भी वस्तु का भार वस्तु में जिस बिंदु पे काम करेगा उसे गुरुत्व केंद्र कहेंगे, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। किसी वस्तु का भार जिस बिंदु पर काम करता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सभी को? विकास कुमार पटेल, गुड आफ्टरनून, बहुत देर के बाद जुड़ रहे हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया ना सबको। किसी वस्तु का भार जिस बिंदु पर काम करता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, कुछ वस्तुओं के यहां पर एक टेबल बनाएंगे, पूछा जाता है, या ऐसे कर देते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा वृत्तीय फ्रेम, वृत्तीय फ्रेम, या कभी कभी लिखा होता है वलय, इसी को वलय कहते हैं। वृत्तीय फ्रेम इसी को वलय या इसी को रिंग कहते हैं, रिंग, ठीक है, या इसी को छल्ला कहते हैं। का गुरुत्व केंद्र, वृत्तीय फ्रेम
सर्कुलर फ्रेम हो, जिसे वलय कहते हैं या रिंग कहते हैं, कोई वायर है, कोई तार है, तार को वृत्त के रूप में मोड़ दीजिए, किसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दीजिए, कोई पतला तार है, उस तार को जैसे मान लो ये तार है, ठीक है, इसी तार को हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया, इसे छल्ला बोलते हैं, इसे रिंग बोलते हैं, और इसे ही वृत्तीय लूप कहते हैं, इसे वृत्तीय लूप कहते हैं, छल्ला कहते हैं, रिंग कहते हैं, वृत्तीय फ्रेम का वृत्त केंद्र, वृत्त केंद्र कहाँ होता है? इसी वृत्त के केंद्र पर होता है, वृत्त के केंद्र पर होता है, वृत्त के केंद्र पर होता है। ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए वलय का या रिंग का या वृत्तीय फ्रेम का वृत्त केंद्र कहाँ होता है, तो आप यही कहोगे, जैसे मान लो ये वृत्तीय फ्रेम है, ये रिंग है, वलय है, छल्ला है, इसका वृत्त केंद्र कहाँ होगा? कहोगे इसी के केंद्र। आलोक प्रकाश, कोई जरूरी नहीं बेटा, वो है ना, मेन जरूरी है, मतलब ये जैसे मान लो कोई वस्तु है ना, इस वस्तु के जिस बिंदु पर इसका भार काम करेगा, इस वस्तु के जिस भी बिंदु पर इसका भार काम करेगा उसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र। वो एक परिभाषा थी, वो परिभाषा जो है नहीं भी पूछी जा सकती है, बस आपको ये समझना है कि गुरुत्व केंद्र की मीनिंग क्या है। गुरुत्व का संबंध वस्तु के भार से है, तो किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो वस्तु के जिस बिंदु पर काम करेगा उसी बिंदु का नाम है, उसी बिंदु का नाम गुरुत्व केंद्र है। बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्तीय फ्रेम है या वलय है या रिंग है या छल्ला है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? ऑप्शन में लिखा रहेगा वृत्त के केंद्र पर होता है। कहाँ पर होता है? वृत्त के केंद्र पर होता है। ठीक है प्रणव चौधरी, ठीक है बेटा, दे दिया जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है, परेशान नहीं होने की जरूरत है। तो वृत्तीय फ्रेम और वलय हो, रिंग हो या छल्ला, इसका गुरुत्व केंद्र जो है वृत्त के केंद्र पर होता है, ये नोट कर लेना। इसके बाद दूसरा बच्चों, अगर वृत्ताकार प्लेट हो, वृत्तीय प्लेट लिखा होता कभी कभी, सर्कुलर प्लेट, या बच्चों इसे चकती कहते हैं, कभी कभी इसी का नाम चकती होता है, या कभी कभी बच्चों इसे डिस्क लिखा होता, अंग्रेजी में इसे डिस्क कहते हैं। ठीक है, यहां ध्यान रखना, वृत्तीय प्लेट हो, चकती हो, डिस्क हो, या बच्चों वृत्तीय पटल लिखा रहता, वृत्तीय पटल, इन सबका अर्थ एक ही है, वृत्तीय पटल, ठीक है, जिसको लेमिना अंग्रेजी में कहते हैं, पटल को बोलते हैं लेमिना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेमिना। ठीक है, अगर इसका वृत्त केंद्र पूछा जाए, देखो वृत्तीय प्लेट लिखा हो, चकती लिखा हो, डिस्क लिखा हो, वृत्तीय प्लेट लिखा हो उसका वही मतलब है, चकती लिखा हो, डिस्क लिखा हो, ठीक है, या जो है यहाँ पर पटल लिखा हो, सबका एक ही अर्थ है। इसका मतलब कोई वृत्ताकार जो है प्लेट है, कोई सर्कुलर प्लेट है, प्लेट नुमा है, समझे बात कि नहीं? जैसे रोटी होती ना गोल, इस तरीके से, ये देखो रोटी होती है एक तरीके से ऐसे, ये इसको बोलते हैं, ये इस तरीके से रहती है रोटी, इसको बोलते हैं वृत्तीय पटल है, इसको वृत्तीय पटल कहा जाता है। इसे वृत्ताकार प्लेट कह सकते हैं, प्लेट जैसी है, या इसे चकती कहते हैं, समझिए बात कि नहीं, या इसी को डिस्क कहते हैं, सबका एक ही मतलब होता है। इसका पूछा जाता है गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, वृत्तीय प्लेट, चकती या डिस्क या वृत्तीय पटल का गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? इसके केंद्र पर स्थित होगा, इसी के केंद्र पर, इसके केंद्र पर होगा, इसके केंद्र पर होगा, जो चकती का केंद्र होगा, जो डिस्क का केंद्र होगा, जो वृत्तीय पटल का केंद्र होगा, जो वृत्तीय प्लेट का केंद्र होगा, वहीं प्लेट का जो है क्या होगा? गुरुत्व केंद्र। यहां देखो इस तरीके से, ये इस पटल का, ये जो वृत्ताकार पटल है बच्चों, इसको वृत्ताकार पटल कहते हैं, इस पटल के केंद्र पर ही उसका गुरुत्व केंद्र स्थित होता है, पटल के केंद्र पर। ठीक है, समझिए बात कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, यहां पर इस तरीके से ये सर्कुलर प्लेट, ऐसे देखो कोई वृत्ताकार प्लेट हो जिसे चकती कहते हैं, ऐसे, ठीक है, ये देखो, ये चकती से कहते हैं, ये वृत्ताकार प्लेट है, इसे चकती कहा जाता है बच्चों। ये चकती है, वृत्ताकार प्लेट, इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, प्लेट है, यहां इसी केंद्र पर होता है, सेंटर, समझिए बात कि नहीं, ये सेंटर पे होता है। इतनी सी बात पूछा जाता है, ये क्वेश्चन लिखा रहता है एग्जाम में, वृत्ताकार प्लेट, चकती या डिस्क या वृत्तीय पटल का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? इसके केंद्र पर होता है, ये आपको याद रखना है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक किसी को समझने में कोई समस्या हो जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं त्रिभुजाकार फ्रेम हो, मतलब कोई तार हो उसको फ्रेम के रूप में मोड़ दिया जाए, त्रिभुजाकार फ्रेम हो या पटल हो, पटल का मतलब जो है, अब जैसे फ्रेम का मतलब एक सिंगल, मतलब ये तार को मोड़ा जाएगा, और देखो फ्रेम, त्रिभुजाकार फ्रेम और पटल दोनों में अंतर है। देखो बच्चों, ये होता अगर ये तार है, एक तार है, इसको त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया गया, अंदर में कुछ नहीं, खाली जगह, ये वायर है, इसको त्रिभुज बना दिया गया, इसको त्रिभुजाकार फ्रेम कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, अगर ये त्रिभुज नुमा प्लेट जैसी हो, ये पूरा ये भरा हो, ये पूरी तरीके से कुछ खाली ना हो, त्रिभुजाकार प्लेट को पटल कहा जाता है ना। मतलब जो है जैसे पराठा बनता है ना,
ऐसे बना होता है, तो उसको समझ जाना त्रिभुजाकार। ये त्रिभुजाकार जो है क्या होता है, पटल है। ये त्रिभुजाकार पटल है और ये त्रिभुजाकार फ्रेम है, ठीक है। ये बीच में खाली स्पेस है, कुछ नहीं है। समझ के बात करें, किसी को कोई समस्या बताना। तो ये चीज क्लियर है। ये देखो यहां पर क्लियर है सभी को। त्रिभुजाकार फ्रेम का पटल, त्रिभुजाकार फ्रेम हो या पटल हो, ये फ्रेम है ये पटल है, इनका बच्चों माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, एक ये माध्यिका होती है, ये देखो एक माध्यिका ये है, एक माध्यिका ये है, एक माध्यिका ये है। ये माध्यिकाओं का ये जो कटान बिंदु है, ये जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु है बच्चों, ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु है। ऐसे देखो यहाँ पर एक माध्यिका ये होगी, दूसरी माध्यिका बच्चों ये होगी, तीसरी माध्यिका ये होगी। ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु है, माध्यिकाओं का एक कटान बिंदु है। तो माध्यिकाओं का त्रिभुजाकार फ्रेम या पटल का यहां लिख लो गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। गुरुत्व केंद्र यहां पर आंसर लिख लो, जो ऑप्शन में रहेगा माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर अगर त्रिभुजाकार फ्रेम है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ये त्रिभुजाकार फ्रेम है, ये त्रिभुजाकार पटल है, इसका जो है गुरुत्व केंद्र पूछा जाए तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर स्थित होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये नोट कर लेना। इसी तरीके से अगला है, अगर आयताकार फ्रेम है, आयताकार फ्रेम हो या बच्चों पटल हो, आयताकार फ्रेम या पटल का गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, आयताकार फ्रेम या पटल का गुरुत्व केंद्र, ये कहेंगे विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है, विकर्णों के कटान बिंदु पर, विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। आयताकार फ्रेम या पटल का गुरुत्व केंद्र विकर्णों के, ठीक है आसमेंद्र सिंह, ठीक है बढ़िया, वेरी गुड, चलिए ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये प्रश्न लिखा रहता है आयताकार फ्रेम या पटल का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, विकर्णों के कटान बिंदु पर। अब देखो फ्रेम का मतलब एक तार है, इसको आयत के रूप में मोड़ दो, एक तार है, ये वायर है, एक तार है, इसको हमने ऐसे आयत के रूप में मोड़ दिया, बीच में खाली जगह, तो इसका जो है देखो, इसका जो है विकर्ण, एक विकर्ण ये होगा, दूसरा विकर्ण बच्चों ये होगा, और विकर्णों का ये होगा कटान बिंदु, ये विकर्णों का कटान बिंदु है, ठीक है। ये फ्रेम है, ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हैं एक तार है जिसको आयत के रूप में मोड़ा गया और बीच में खाली जगह, एक विकर्ण ये होगा, दूसरा विकर्ण ये होगा, इसका एक कटान बिंदु होता है। और अगर आयताकार पटल की बात करें, आयताकार पटल का मतलब बच्चों ये पूरा भरा हुआ है, कहीं पर ये मटेरियल है, आयताकार प्लेट है, आयताकार प्लेट जो होती है, आयताकार प्लेट को आयताकार पटल कहा जाता है। पटल का मतलब प्लेट, कोई स्थान गैप ना हो, मतलब होगा रेक्टेंगुलर, ठीक है। जैसे जो है बिस्किट आता, पार्ले बिस्किट आप लोगों ने देखा होगा, चौकोर रहता है, तो वो एक तरीके से आयताकार पटल है, उसको बोलते हैं आयताकार पटल, ठीक है। आयताकार पटल है, तो आयताकार पटल का बच्चों यहाँ पर विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। ये देखो एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है, इनका ये जो कटान बिंदु होगा, ये कटान बिंदु यही गुरुत्व केंद्र होता है। आयताकार फ्रेम या पटल का गुरुत्व केंद्र विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया, रघुवीर सिंह, ठीक है वेरी गुड। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं नोट हो रहा कि नहीं, एक क्वेश्चन पक्का है इसमें से आएगा यूपी कैडेट में, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जरूर पूछते हैं क्वेश्चन, हर बार पूछा जा चुका है। इसके बाद बच्चों अगर हम कहते हैं बेलनाकार, बेलनाकार वस्तु, चाहे ठोस बेलन हो चाहे वो खोखला बेलन हो, जैसे मान लो ये बेलन, चाहे ये ठोस बेलन हो चाहे ये खोखला बेलन हो, उससे मतलब नहीं, ये बेलनाकार वस्तु है कुल मिलाकर। और अगर ये बेलनाकार वस्तु है तो बच्चों इसे कहते हैं, ये जो डॉटेड लाइन बना रहे हैं, इसे बेलन की अक्ष कहते हैं, इसे बेलन की अक्ष कहते हैं। और इस बेलन की अक्ष का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, ये मध्य बिंदु, बेलन की अक्ष के मध्य बिंदु पर, यहां गुरुत्व केंद्र की अगर बात करें, गुरुत्व केंद्र कहां होगा, बेलनाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र, इसका उत्तर होगा बेलन की अक्ष के मध्य बिंदु पर, 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 मिड पॉइंट पर, चाहे ठोस बेलन हो चाहे खोखला हो, चाहे ये ठोस हो, पूरी तरीके से ठोस हो, ठोस होगा तो भी यही, और अगर खोखला होगा, खोखला बेलन होगा तो भी यही होगा, खोखला बेलन होगा तो भी यही, उसका गुरुत्व केंद्र तब भी मध्य बिंदु पर होगा। ये ठोस बेलन है, ये खोखला बेलन, दोनों ही बेलन की अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है, ठीक है, बेलन की अक्ष के मध्य बिंदु पर, ठीक है वेरी गुड।
क्लियर है ना? इतना, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, बेलनाकार वस्तु। इसके बाद जो है पतली छड़, पतली छड़ का गुरुत्व केंद्र, पतली छड़ का गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र क्षण के मध्य बिंदु पर होता है। क्षण के मध्य बिंदु पर, जो क्षण का मध्य बिंदु होता है वहीं पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है। क्षण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, क्षण के मध्य बिंदु पर। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों ये थिन रॉड है, ये पतली छड़ है, ठीक है, ये पतली छड़ है और इसका जो है पूछा जा रहा है कि गुरुत्व केंद्र कहां होगा। इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा इस क्षण के मध्य बिंदु पर होगा, बीचों बीच पर। जितनी इसकी लंबाई होगी उस लंबाई की आधी लंबाई पर, उस लंबाई की आधी लंबाई पर इसका गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है, ये छड़ है, ये पतली छड़ है बच्चों। इसकी लंबाई मान लो यल है, इसकी लंबाई यल है। इसका जो मध्य बिंदु होता है ये बीचों बीच पर होता है। ये देखो मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु पर गुरुत्व केंद्र होगा L/2, L/2 होगा। और इधर से भी क्या होगा L/2, आधे आधे पर होता है, बीचों बीच पर होता है, मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, वेरी गुड। बीचों बीच पर इसका गुरुत्व केंद्र होगा, मध्य बिंदु पर होगा। पतली छड़ का जो गुरुत्व केंद्र है वो कहां होगा? बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पर। ये देखो ये पॉइंट दिखाया है, मध्य बिंदु पर होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा, मध्य बिंदु पर। और इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं शंक्वाकार वस्तु, शंक्वाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र, शंक्वाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र शंकु की अक्ष पर होता है। शंकु की अक्ष पर, शंकु के आधार से, आधार से h/4 ऊंचाई पर, शंकु के आधार से h/4 ऊंचाई पर। ठीक है, देखो इधर ये शंक्वाकार वस्तु है, ये शंकु का आधार होता है, ये शंकु का आधार है, ये शंकु की ऊंचाई है h, और ये होता है शंकु का अक्ष। ठीक है, शंकु का अक्ष है। तो शंकु के आधार से यहां पर कहीं होगा गुरुत्व केंद्र, यहां कहीं होगा, h/4 पर होता है। और शीर्ष से अगर पूछा जाए तो 3h/4 नीचे होगा, शीर्ष से 3h/4 नीचे और आधार से h/4 ऊंचाई पर। इसको शंकु की अक्ष कहते हैं, शंकु की अक्ष। ठीक है, इतने पॉइंट आपको नोट करना, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करते चलना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दें। ठीक है, शंक्वाकार अगर वस्तु है, अगर शंक्वाकार वस्तु है तो शंकु की अक्ष पर होता है गुरुत्व केंद्र, लेकिन शंकु की जो ऊंचाई है उसके आधार से वो 1/4 ऊंचाई पर होता है और शीर्ष से 3h/4 पर होता है, 3h/4 पर होता है। ठीक है, क्या करो बेटा? यदुवीर सिंह क्या कर रहे हो बेटा? जितना नोट करा रहे हैं इसी में से आएगा। ठीक है, फालतू के कमेंट करने से आपका कल्याण नहीं होना। तो फालतू कमेंट आप करते हो तो कहते हो मेरा कमेंट नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप फालतू करते हो इसीलिए पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, मतलब ये है कि जो आप ऑनलाइन क्लास मान लो 16 जून को एग्जाम हो गया, तब आप क्या करेंगे? दिक्कत होगी ना। तो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो इस समय सिलेक्टेड पढ़ाया जाए उतना पढ़िए। ठीक है, जितना यहाँ पर पॉइंट नोट करा रहा हूँ उतना उसको नोट कर लीजिए। ज्यादा अगर हम कमेंट पढ़ेंगे आपका तो परेशानी तुम्हें होगी। ठीक है, आपका कोर्स नहीं होगा, कोर्स नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। समझिए ना, ये ध्यान रखो बेटा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं आज तक पिछले 10 वर्षों को देखते हुए हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारी पूरी टीम पढ़ा रही है। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए ही काम किया जा रहा है। और आगे जो संभावना है, ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन आएंगे उन्हीं पर चर्चा करेंगे। फालतू बातों पर चर्चा करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अच्छा लगता तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगता तो अपनी फीस वापस ले लीजिए, आप जाइए, खत्म बात। जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जाएगा। अमन गौतम बेटा इग्नोर करने से फिर फोन करते हैं ना, समस्या यही है, दिमाग खराब कर देते हैं। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरी चीजें ज्यादा उल्टी सीधी सोचते रहते हैं, है ना। जितना पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। देखो जितना हमने लिखवा दिया आज तक का रिजल्ट है कि इसमें से गुरुत्व केंद्र में से इतना ही पूछा गया, इससे बाहर कोई पूछा ही नहीं जाएगा। यूपी कैडेट क्या, यहां तक IIT में नहीं पूछा गया, किसी एग्जाम में कुछ नहीं पूछा गया, इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक चीज समझना हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या समझना है कि साम्यावस्था का मतलब क्या है? साम्यावस्था, साम्यावस्था समझना है। साम्यावस्था होती क्या है? किसी वस्तु की साम्यावस्था
इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था। ठीक है, ध्यान दें आप सभी लोग, साम्य अवस्था का अर्थ क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु पर बल इतना लगे, ऐसे लगे कि वह वस्तु ना तो कोई स्थानांतरीय गति करे, ना तो आगे खिसके, ना तो कोई वस्तु आगे चले और ना ही घूमे। जब किसी वस्तु में ना तो आगे की गति मतलब ना तो स्थानांतरीय गति हो, ना तो घूमने की कोई गति हो, तो हम उसे बोलते हैं कि वह साम्य अवस्था में। तो जब कोई वस्तु ना तो स्थानांतरीय गति करे, ना तो घूर्णन गति करे, तो उसकी अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, जब कोई वस्तु ना तो स्थानांतरीय गति करे, जब कोई वस्तु ना तो स्थानांतरीय मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जाए, वस्तु पर बल भले लगा रहे हो, जब किसी वस्तु पर बल के प्रभाव से ना तो स्थानांतरीय गति हो, ना तो घूर्णन गति हो, जब कोई वस्तु ना तो स्थानांतरीय गति करे, ना ही घूर्णन गति करे, तो उसकी अवस्था को नोट कर लेना, तो उसकी अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। उसकी अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। जब कोई वस्तु ना तो स्थानांतरीय गति करे, ना ही घूर्णन गति करे, ना तो देखो बल लग रहा हो, वस्तु पर बल लगाया जाए, चाहे जितने बल लगाए जाए, जब कोई वस्तु बल के प्रभाव पर वस्तु पर बल लगे, लेकिन ना तो वो स्थानांतरीय गति करे, ना ही वो घूर्णन गति करे, ना तो आगे बढ़े और ना तो घूमने वाली गति करे, जब दोनों गतियां नहीं करेगा तो उसकी अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। हाँ सुमेंद्र सिंह, हाँ बेटा, इसे विराम अवस्था कह सकते हैं, इसे विराम अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु ना तो स्थानांतरीय गति करे, ना तो घूर्णन गति करे, इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। समझ गए बात कि नहीं? आप अपने सिलेबस में, जब आपके सिलेबस से ऊपर जाएंगे तो इसे विराम अवस्था कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, लेकिन अभी जो है 11th एग्रीकल्चर कहने का मतलब यूपी कैडेट लेवल में आप समझेंगे साम्य अवस्था का मतलब विराम अवस्था, और रुकी हो, कोई गति ना करे, ना तो स्थानांतरीय करे, ना तो घूमने वाली गति करे, तो उसे विराम अवस्था भी कहते हैं, उसे ही साम्य अवस्था कहते हैं, उसे ही साम्य अवस्था भी कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई समस्या यहां तक समझने में तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, ना तो कोई स्थानांतरीय गति करे, ना तो कोई घूर्णन गति करे, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो भाई जो है साम्य अवस्था में, वो वस्तु साम्य अवस्था में है। ठीक है, साम्य अवस्था 3 प्रकार की होती है। साम्य अवस्था के प्रकार, साम्य अवस्था के प्रकार, साम्य अवस्था 3 प्रकार की होती है बच्चों। साम्य अवस्था, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था, शिवम कह रहे हैं घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति का मतलब घूमने वाली, जैसे पंखे की गति जो होती है, पंखे में जो पत्तियां होती है उनकी गति घूर्णन गति होती है। ठीक है, चारा काटने वाली जो मशीन होती है, ठीक है, वो भी घूर्णन गति कराते हो। बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो रोटेशन करता है, घूमता है, घूर्णन गति। किसी वस्तु को धागे से बांध करके ऐसे ऐसे घुमाओ, उसे घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। तो ना ऐसे ऐसे गति हो, ना तो आगे पीछे ऐसे गति हो। तो ऐसे आगे पीछे खिसकने का मतलब स्थानांतरीय गति, और किसी निश्चित बिंदु के परितः घूमने का मतलब होता है घूर्णन गति। जब दोनों गतियां ना हो किसी वस्तु में, तो उसकी अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था है। उसकी अवस्था को क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था है। सुनो ध्यान से, जब कोई वस्तु ना तो अपने स्थान को बदले, किसी वस्तु पर बल लगाए जाओ, लेकिन वो खिसके ही नहीं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ना जाए, इसका मतलब स्थानांतरीय गति नहीं हो रही। और घूमे भी ना तो आगे बढ़े, ना तो घूमे, ना तो स्थानांतरीय गति करे, ना तो घूमने की गति करे, तो समझ जाना वो साम्य अवस्था में है। इसे विराम अवस्था भी कह सकते हो। ठीक है, साम्य अवस्था के प्रकार बच्चों, साम्य अवस्था 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी साम्य अवस्था, स्टेबल। एक होता है स्थायी साम्य अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्थायी साम्य अवस्था को बोलते हैं स्टेबल, स्टेबल है स्थायी साम्य अवस्था। एक होता है अस्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था। तीसरा होता है बच्चों उदासीन साम्य अवस्था, उदासीन साम्य अवस्था, उदासीन साम्य अवस्था। साम्य अवस्था 3 प्रकार की होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। विवेकानंद सिंह कह रहे हैं सरल लोलक की गति साम्य अवस्था है। जब बच्चों गति कर रही तो कहां से साम्य अवस्था होगी? ऐसे ऐसे चल रहा कि नहीं चल रहा, तो वो कहां साम्य अवस्था होगी? जब वो सरल लोलक का गोलक अपने माध्य स्थिति में विराम कर रहा होगा, तब वो साम्य अवस्था होती है। इसीलिए उसकी स्थिति को, उस स्थिति को कहते हैं साम्य अवस्था, क्योंकि उस स्थिति में वो जाकर के रुकता है, इसका मतलब वो अवस्था साम्य अवस्था होती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? साम्य अवस्था का मतलब समझ में आ गया। 3 प्रकार की होती है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। इसमें पूछा क्या जाता है उदाहरण कि निम्नलिखित में से
जो है कौन स्थायी साम्यावस्था का उदाहरण है, कौन सा अस्थायी साम्यावस्था का उदाहरण है, कौन सा उदासीन साम्यावस्था का उदाहरण है। अब देखो स्थायी साम्यावस्था का मतलब क्या है। जब किसी वस्तु पर बच्चों, जब कोई वस्तु साम्यावस्था में इस प्रकार से हो, जब कोई वस्तु साम्यावस्था में इस प्रकार से हो कि उस पर थोड़ा सा बल लगाएं, बल लगा के छोड़ दें और वस्तु अपनी पुरानी दशा में आ जाए, जिस दशा में वो पहले थी पुरानी दशा में आ जाए, तो समझ जाना उसकी साम्यावस्था स्थायी है। जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो है, जैसे मान लो हम खड़े हैं, ठीक है, या कोई भी मान लो खड़ा है और उसको जरा सा धक्का ऐसे दे दो, हल्का सा धक्का दे दो। कोई व्यक्ति अपने टांगों के, दोनों टांगों के बल खड़ा, दोनों टांगों के बल खड़ा है और उसको हल्का सा धक्का दे दो, हल्का सा, बहुत ज्यादा ना दे दो कि गिर जाए। उदासीन मतलब जो है अनस्टेबल नहीं बना रहा, वो स्थायी है बिल्कुल। उसको थोड़ा सा अगर धक्का देते हैं तो क्या होता है, उसका हो सकता है एक पैर ऐसे उठ जाए, ऐसे मान लो खड़ा है, ऐसे आपने धक्का दिया, हो सकता है डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन फिर से अपनी पूर्व अवस्था में धरातल पर आ जाता है, फिर उसी तरीके से जो है खड़ा रहता है। तो उसको बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। क्या बोलते हैं अमन मिश्रा? रुका हुआ पंखा, हाँ रुका हुआ पंखा साम्यावस्था में होगा, क्योंकि ना तो घूर्णन गति कर रहा ना तो स्थानांतरी गति कर रहा, तो साम्यावस्था में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा कि भाई कोई व्यक्ति अपने दोनों टांगों के बल खड़ा है, ठीक है, तो वो किस प्रकार की साम्यावस्था का उदाहरण है। तो आप कहोगे स्थायी साम्यावस्था का। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी बल लगाओगे तो वो डिस्टर्ब तो हो जाएगा, उसकी साम्यावस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन फिर से आकर के वापस उसी अवस्था में दोनों टांगों पर खड़ा हो जाएगा वो। इसका मतलब वो स्थायी साम्यावस्था हो जाएगी। वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, केवी मौर्य, हाँ बेटा बिल्कुल सही। तो यहां पर हम कह सकते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाकर छोड़ देने से, बल लगाकर छोड़ देने से वस्तु अपनी पूर्व दशा में आ जाता है, वस्तु अपनी पूर्व दशा में आ जाता है, तो यह अवस्था स्थायी साम्यावस्था होती है। इसे स्थायी साम्यावस्था कहते हैं, इसे स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, अगर उस पर जरा सा बल लगा करके और छोड़ दिया जाए, वस्तु वापसी कर जाए उसी अवस्था में, जिस दशा में थी उसी दशा में आ जाए, तो समझ जाना वो स्थायी तौर से साम्यावस्था में रही होगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। स्थायी साम्यावस्था का मतलब क्या है? स्थायी साम्यावस्था का मतलब किसी वस्तु पर बल लगाओ और वस्तु पुनः उसी अवस्था में आ जाए, उसी दशा में आ जाए, जिसको बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। नोट कर लिया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों पर या दोनों टांगों पर खड़ा व्यक्ति और जो है, अगर हम बात करते हैं अपने आधार पर खड़ा शंकु, अपने आधार पर खड़ा शंकु, या इसी को कुप्टी कह सकते हैं। कुप्टी भी जो है शंकु जैसा ही होता है। ये दोनों उदाहरण याद रखिए, ये ज्यादातर यही पूछा जाता है। ये स्थायी साम्यावस्था का उदाहरण है, स्थायी साम्यावस्था, ये स्थायी साम्यावस्था है। कोई व्यक्ति जो है दोनों टांगों पर खड़ा है तो स्थायी साम्यावस्था का उदाहरण है। अपने आधार पर कोई शंकु खड़ा है तो भी वो स्थायी साम्यावस्था का उदाहरण है। ठीक है, स्थायी साम्यावस्था का उदाहरण है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए। जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं उसको सुन लीजिए। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन ना दिमाग में रहेंगे। पहले जो एग्जाम में आने वाला है वो करो, बाकी पीएचडी बाद में करना। ठीक है, दोनों टांगों पर देखो, स्प्रिंग को खींच करके वो छोड़ देंगे। क्या स्प्रिंग की प्रक्रियाएं हैं, पंखा चलता है, क्या चलता है, ये सब बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ साम्यावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, कब वो स्थायी साम्यावस्था होगा? कोई व्यक्ति अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ है, टांगों के बल खड़ा है, तो वो स्थायी साम्यावस्था होगा। कोई शंकु है, शंकु जो है, शंकु इस तरीके से शंकु है बच्चों, कुप्पी है। अगर ये शंकु अपने आधार के बल खड़ा है, अगर इसको जरा सा, इधर देखो, अगर इसको थोड़ा सा खींच करके, जरा सा खींच करके, जब खींचेंगे तो थोड़ा सा ये उठ जाएगा ऊपर, तो खींच करके छोड़ेंगे फिर वैसे आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा खींचो फिर वापस आ जाएगा, स्थायी साम्यावस्था हो जाएगा। समझ के बात चले? ये स्थायी साम्यावस्था होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है अपने दोनों टांगों के बल खड़ा है, ये भी स्थायी साम्यावस्था का उदाहरण होगा। अगर इसको धक्का दे दे, हल्का सा पैर उठ भी जाएगा, फिर बैलेंस कर लेगा, उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये स्थायी साम्यावस्था का उदाहरण है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। ठीक है, स्थायी साम्यावस्था होगा। ठीक है, और अस्थायी साम्यावस्था क्या है? जब बच्चों किसी भी वस्तु पर बल लगा करके अगर वस्तु को छोड़ देते हैं, वस्तु अपनी पूर्वावस्था में ना आए, तो समझ जाना उसकी साम्यावस्था जो थी वो बिगड़ गई।
ठीक है, वो वापसी नहीं कर पाया, इसका मतलब साम्यावस्था में तो वस्तु रही होगी लेकिन वो स्थायी तौर पे नहीं रही होगी। अगर कोई वस्तु साम्यावस्था में हो, उस पर बल लगा दे और बल लगा दे इसके बाद छोड़ दे, वस्तु पुनः उसी अवस्था में ना आए, इसका मतलब उसकी साम्यावस्था बिगड़ गई, उसकी साम्यावस्था, इसका मतलब स्थायी तौर पर नहीं थी। तो ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, वेरी गुड। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को छोड़ देने से वस्तु अपनी पूर्व दशा में नहीं आती है, वस्तु अपने पूर्व दशा में नहीं आती है, तो यह साम्यावस्था अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है, अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। यह साम्यावस्था अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाएं, कोई साम्यावस्था में वस्तु थी, जैसे हमें लगा कि वस्तु साम्यावस्था में है, उस पर जरा सा बल लगाया हमने और उसके बाद देखा कि वो उसकी साम्यावस्था जो थी उस अवस्था में पुनः नहीं आया, इसका मतलब वो अस्थायी तौर पर साम्यावस्था में रही होगी, स्थायी रूप से नहीं रही होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। अस्थायी साम्यावस्था का मतलब क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगा करके वस्तु को छोड़ देने से वस्तु अपनी पूर्व दशा में नहीं आती है, तो यह साम्यावस्था अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है, जैसे शीर्ष पर खड़ा शंकु, ठीक है, ये शीर्ष पर खड़ा जो शंकु है ये अस्थायी साम्यावस्था होता है।